हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास में उसी सीएचओ सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। और आज की क्लास में आप लोगों के लिए जो पहला एमसीक्यू है, पहले क्वेश्चन को सही से रीड कीजिएगा, देन आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो आप लोगों के सामने पहला एमसीक्यू आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है विच इम्यूनोग्लोबिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई और इम्यूनोग्लोबिन ए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कोई मुझे बताएंगे आप लोगों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाना चाहिए। तो जनरली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की जब बातें होती है तो जनरली चार टाइप्स की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है। पहला टाइप्स होगा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, जिसे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस उसके नाम से भी जानते हैं। इमीडिएट इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब यह जनरली कब होता है। तो जब भी कोई एलर्जी कंडीशन हो, मान के चलिए कोई एंटीबायोटिक कोई पर्सन लिया, तो एंटीबायोटिक के कारण से हो सकता है उस पर्सन को क्या हो जाए, तो एलर्जी हो जाए। तो एलर्जी के कारण से जो भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होने वाला है वह जाने वाला है कौन सा, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मान के चलिए किसी को मधुमक्खियों ने काटा, तो मधुमक्खी काटने के बाद जो है एलर्जिक रिएक्शन होगा। तो एलर्जिक रिएक्शन से होगा वह जाने वाला है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। तो एक बात हमेशा कंफर्म रखिएगा, किसी भी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन हो, किसी भी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन हो और वह जो है उसे जो है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और उस कंडीशन में जो एंटीबॉडीज मेन रोल निभाती है जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन ई। तो ई से याद रखेगा, ई से याद रखेगा एलर्जी। तो कोई भी एलर्जी कंडीशन हो या सीवियर एलर्जी की कंडीशन जिसे एनाफेलेटिक कंडीशन भी बोलते हैं, उसमें जो इम्यूनोग्लोबिन का रोल रहने वाला है दैट इज इम्यूनोग्लोबिन ई। अब यह इम्यूनोग्लोबिन जी जो है जनरली यह नहीं होने वाली है। यह इम्यूनोग्लोबिन जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आती है कि वह कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो मदर से फिटस के अंदर प्लासेंटा के द्वारा क्रॉस कर सकती है। तो वह जाने वाला है आईजीजी, ये ऑप्शन नहीं जाने वाली है। आईजीएम, आईजीएम के रिगार्डिंग में क्वेश्चन ये बनता है कि वह कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है या एंटीबॉडीज है जो इन्फेक्शन या इन्फेक्शन की कंडीशंस में सबसे पहले अपीयर होती है। तो वह जाने वाला है आईजीएम, तो ये भी ऑप्शन नहीं होने वाली है। और आईजीए, तो आईजीए क्वेश्चन यहाँ से बनती है कि वह कौन सी इम्यूनोग्लोबिन जो है जो मदर के मिल्क के द्वारा बच्चे के अंदर जाने वाली है, डेट इज आईजीए। तो ये भी ऑप्शन नहीं रहने वाली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डेट इज सी। तो चलिए नेक्स्ट जो होता है इसी में टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। थर्ड जो होता है डेट इज टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और फोर्थ जो होता है डेट इज टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब जनरली टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में मान के चलिए किसी पर्सन को आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो है हो सकता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाए। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो आएगी वह आने वाली है टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में। अब जनरली किसी को इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन मतलब एंटीजन आएगा शरीर में, और हमारे शरीर का एंटीबॉडीज, दोनों में एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस का जो फॉर्मेशन होगा वह जाने वाला है टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। अब टाइप फोर्थ को जो है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं, और जनरली यह मीडिएटेड होता है टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा, टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा, है ना। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज आईजीई, इम्यूनोग्लोबिन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है विच सेल आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। बताइए कौन सा सेल्स है जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट्स, सेकंड ऑप्शन है प्लाज्मा सेल्स, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रोफिल और डी ऑप्शन है मैक्रोफेजेज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाना चाहिए। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या जाना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में बात हो रही है। अब एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है वह लिम्फोसाइट्स की सेल्स होती है, लिम्फोसाइट्स की सेल्स होती है। अब लिम्फोसाइट्स में भी दो लिम्फोसाइट्स, एक तो बी लिम्फोसाइट्स और सेकंड इज टी
टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स। अब बात करें एंटीबॉडी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में, तो जनरली बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा एक सेल्स का फॉर्मेशन होता है जब कोई इन्फेक्शन की कंडीशन हो, जिसे कहा जाता है प्लाज्मा सेल्स। याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स मेनली सभी प्रकार की एंटीबॉडीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरली कितने टाइप के एंटीबॉडीज आप लोगों ने सुना होगा कि इम्यूनोग्लोबिन जी, गामडे से याद रखे होंगे, है ना, गामडे से, GAMDE से याद रखे होंगे। तो जनरली 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती है। तो पांचों टाइप की एंटीबॉडीज, जैसे कि अपन इम्यूनोग्लोबिन जी सुने होंगे, इम्यूनोग्लोबिन जो है ए सुने होंगे, इम्यूनोग्लोबिन जो है एम सुने होंगे, इम्यूनोग्लोबिन डी एंड इम्यूनोग्लोबिन ई। तो ये पांचों टाइप की एंटीबॉडी जो होती है, इसका फॉर्मेशन, इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी एक ही बात होती है। तो इसका फॉर्मेशन जो करने वाली है दैट इज प्लाज्मा सेल्स। तो ये बात क्लियर हो गया, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा सभी प्रकार की एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर यह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है दैट इज बी। अब यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स है, तो जनरली टी लिम्फोसाइट जो है इसके द्वारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ध्यान दीजिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम किया जाता है। यहाँ जो है इसके द्वारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम किया जाता है। अब जनरली मान के चलिए किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन होगा तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो पता चलेगा वह टी लिम्फोसाइट्स में एक सेल्स होता है। टी लिम्फोसाइट्स का भी और टाइप्स होता है, जिसका नाम है हेल्पर टी सेल्स, या जिसे CD4 सेल्स भी कहते हैं। CD4 सेल्स के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे। मान के चलिए किसी को HIV का इन्फेक्शन होता है, तो जनरली उस इन्फेक्शन की कंडीशन में CD4 सेल्स का काउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो मान के चलिए कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले यह बात जो है हेल्पर टी सेल्स या CD4 सेल्स को पता चलता है। अब यह CD4 सेल्स दो काम करने वाली है। पहला काम जो है यह टी किलर सेल्स को, यानी कि किलर टी सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि भैया इन्फेक्शन आ चुका है, इन्फेक्शन वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे जाकर किल करो। साथ ही यह हेल्पर टी सेल जो है बी लिम्फोसाइट्स के अंदर जो प्लाज्मा सेल्स है उसे स्टिमुलेट करेगा, और प्लाज्मा सेल्स को जो है प्लाज्मा सेल से किसका फॉर्मेशन करवा देगा? तो तमाम प्रकार की, ये जो देख रहे हैं, तमाम प्रकार की एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करवा देगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया वह जाने वाला है बी, क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा है कि वह कौन सी सेल्स है जो एंटीबॉडीज का या इम्यूनोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, तो उसका राइट आंसर जाएगा बी। तो ए नहीं होने वाला है। अब न्यूट्रोफिल्स, तो जनरली मान के चलिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशंस में हमारे WBC का जो सेल्स प्राइमरी तौर पर इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है वह जाने वाला है दैट इज न्यूट्रोफिल्स। आप जानते होंगे कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के बाद पस का फॉर्मेशन होता है, तो पस फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वह न्यूट्रोफिल सेल्स ही होती है। मान के चलिए किसी पर्सन को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया और WBC की सेल जो है न्यूट्रोफिल्स गई, तो ऑब्वियस बात है बैक्टीरिया और न्यूट्रोफिल्स में क्या होगी? तो टक्कर होगी, लड़ाई होगी, और दोनों के लड़ाई होने के कारण से जो है वहां की सेल से टिश्यू डैमेज होगी, तो जनरली जिसे बोलते हैं पस। तो पस में जनरली क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए, पस में क्या क्या होता है? तो एक तो डेड न्यूट्रोफिल सेल्स होता है जो WBC का टैप्स है। इसके बाद जो है डेड वहां की सेल्स होता है जहां पर मतलब न्यूट्रोफिल्स और बैक्टीरिया का क्या हो गया, तो इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, ध्यान दीजिए, तो डेड सेल्स होगा। और साथ में जो है लैब या किल बैक्टीरिया होता है, लैब या जीवित या मरा हुआ बैक्टीरिया होता है। तो इसमें पस में जनरली ये तमाम प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। तो पस फॉर्मेशन के लिए WBC की जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है उसे बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, तो ये भी ऑप्शन नहीं जाने वाला है। अब माइक्रोफेजेस सेल्स, तो जनरली माइक्रोफेजेस सेल जो होती है वह WBC की मोनोसाइट से बनती है। अब आप लोग जनरली सुने होंगे कि लीवर के अंदर जो माइक्रोफेजेस सेल्स होती है जिसका नाम है कफर सेल्स, ब्रेन के अंदर जो माइक्रोफेजेस सेल्स होती है दैट इज माइक्रोग्लियल सेल्स। इसके बाद लंग्स के अंदर जो माइक्रोफेजेस सेल्स होती है जिसे डस्ट सेल्स या एल्वुलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। स्किन के अंदर जो माइक्रोफेजेस सेल्स होती है जिसका नाम होता है क्या? लैंगरहैंस सेल्स। तो ये तमाम प्रकार की जो अलग अलग साइट के अकॉर्डिंग, अलग अलग ऑर्गन के अकॉर्डिंग जो है माइक्रोफेजेस का नाम भी क्या होता जाता है? तो चेंज हो जाता है। लेकिन इस माइक्रोफेजेस का जो फॉर्मेशन होता है, इस माइक्रोफेजेस सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वह जनरली मोनोसाइट सेल्स के द्वारा होता है। अब जनरली मोनोसाइट सेल्स फिर क्या होता है, चलिए एक बार मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये मान के चलिए हमारे ब्लड में WBC सेल्स है ना, WBC सेल्स है। तो WBC सेल्स की दो टाइप्स होती है। पहला टाइप्स जो होगा दैट इज ग्रेन्युलोसाइट सेल्स, और सेकंड जो होगा दैट इज ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स। अब
एक ग्रेनुलोसाइट्स में दो प्रकार की सेल्स होती है जनरली, मोनोसाइट्स और थर्ड इज सेकंड इज लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स भी मैंने अभी अभी बताया कि इसमें दो प्रकार की सेल्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। लेकिन बात करें मोनोसाइट्स, तो यह मोनोसाइट सेल्स डब्ल्यूबीसी की सेल्स की टाइप्स है। मान के चलिए यह ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर यह जो आप देख रहे हैं यह क्या है, तो मोनोसाइट सेल्स है, डब्ल्यूबीसी की सेल्स है, और जिसमें से यह कौन सी सेल्स है, तो मोनोसाइट्स है। अब यही मोनोसाइट्स जो है माइग्रेट होकर सेल्स या टिश्यू रीजन में जाकर इकट्ठा हो जाए। ये मान के चलिए मोनोसाइट सेल्स जो है यह सेल्स या टिश्यू के पास जाकर क्या हो जाए, तो इकट्ठा हो जाए और आपस में ग्रुप बना लेता है, तो इसे ही कहा जाता है मैक्रोफेजेज, है ना, इसे कहा जाता है मैक्रोफेजेज। अब यह एक बात तो क्लियर हो गया, मैक्रोफेजेज का जो प्रीकर्सर्स होता है वो बताइए वो कौन सा सेल्स होता है, तो मोनोसाइट सेल्स होता है। मोनोसाइट से ही मैक्रोफेजेज का फॉर्मेशन होता है। तो अब यही मैक्रोफेजेज अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग टिश्यू वाले रीजन में जाकर कलेक्ट होगा, तो वहां पर उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, लीवर सेल्स के अंदर हेपाटोसाइट सेल्स के बीचों में जो है इकट्ठा होगा और ग्रुप बना लेगा, तो उसे बोलेंगे कफर सेल्स। इसी प्रकार से हमारी ब्रेन सेल्स के बीचों में इकट्ठा होगा, सेल्स या टिश्यू के बीचों में होगा, तो उसे बोला जाएगा मैक्रोगिलियल सेल्स। हमारे लंग्स टिश्यू के बीच में इकट्ठा होगा तो उसे बोला जाएगा डस्ट सेल्स या एल्वुलर सेल्स। तो एक बात क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो देख रहे हैं ग्रेनुलोसाइट्स, तो ग्रेनुलोसाइट्स में जनरली 3 टाइप की सेल्स देखने को मिलती है, नाम सुना होगा, अभी अभी मैंने बताया न्यूट्रोफिल, देन जो है इएसिनोफिल और थर्ड इज बेसोफिल। तो ये तमाम प्रकार की डब्ल्यूबीसी सेल्स की टाइप होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है दैट इज बी, तो ये भी नहीं रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर वैक्सीनेशन। बताइए वैक्सीनेशन के बाद कौन सी टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होती है, कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाने वाला है। आप लोगों में से कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहना चाहिए। तो जनरली पहला ऑप्शन है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, सेकंड ऑप्शन है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, थर्ड ऑप्शन है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और फोर्थ ऑप्शन है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज के बाद इसका मैं टेबल बनाऊंगा, कोई नहीं भूल सकते हैं, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, कोई नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का अपन राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो मान के चलिए इम्यूनिटी के रिगार्डिंग में बात करें तो इम्यूनिटी जनरली 2 प्रकार की होती है। इम्यूनिटी जो होता है जनरली 2 प्रकार की होती है। एक इम्यूनिटी वह जो बच्चा मां के गर्भ से लेकर जन्म होता है, मतलब बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, जिसे कहा जाता है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी है ना, जन्मजात होता है ये, है ना, इम्यूनिटी। और सेकंड टाइप की जो इम्यूनिटी होता है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या इसी का दूसरा नाम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जनरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी की रिगार्डिंग में बात करें, अच्छा यह इनेट इम्यूनिटी जो है वह जन्म से ही प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है यह जन्म के बाद दिखने को मिलती है। अब बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी दो टाइप्स की होती है। पहला टाइप्स जो होता है दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्टिव इम्यूनिटी, और सेकंड जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। अब बात करें एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें भी 2 टाइप्स होती है, और 2 टाइप्स का नाम है यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा। पहला टाइप्स जो होगा दैट इज देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इसके तरफ अपन जरूर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इम्यूनिटी कौन कौन सी टाइप्स होती है। तो ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ, फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, इसे शायद आप लोग दिमाग में रट लेंगे या याद कर लेंगे, तो आज के बाद इससे रिलेटेड इन इम्यूनिटी के रिगार्डिंग जो है किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं। तो जनरली एक्टिव इम्यूनिटी में भी 2 टाइप्स होती है। पहला जो होगा दैट इज नेचुरल इम्यूनिटी, और सेकंड जो होगा वह रहने वाला है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। इसी प्रकार से जो है पैसिव इम्यूनिटी में भी 2 टाइप्स होती है। पहला जो टाइप्स है दैट इज नेचुरल, पहला जो टाइप्स है दैट इज नेचुरल, और सेकंड जो टाइप्स है दैट इज आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल आर्टिफिशियल एक्टिव में भी होता है और पैसिव में भी होता है, ये बात क्लियर हो गया। अब जनरली मान के चलिए किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन हो गया, मान के चलिए किसी पर्सन को किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गया। एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान के चलिए चिकन पॉक्स। अब जनरली चिकन पॉक्स एक क्या है, वायरस है। तो वायरस, चिकन पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो उस पर्सन के अंदर लाइफ लॉन्ग जो है इम्यूनिटी बन गया। मतलब लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी का मतलब है
कि वह पर्सन में जो है अब दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता है। जनरली रेयरली देखने को मिलता है दोबारा, 9 के बराबर दिखता है, मतलब उस पर्सन में दोबारा चिकन पॉक्स हो सके। तो याद रखिएगा, कोई भी प्रकार की इन्फेक्शन, चाहे हेपेटाइटिस बी का हो, चाहे किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन के कारण से उसके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हुई है, तो उसे कहा जाएगा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बात क्लियर है। किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो और इन्फेक्शन होने के कारण से उसके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तो इन्फेक्शन के कारण से हो रहा है तो उसे बोला जाएगा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल। अब मान के चलिए अभी अभी एक वायरस का जो पेंडेमिक है ना, कंडीशंस हुई थी, जिसका नाम है कोरोना। तो कोरोना में जनरली आपने कोविडशील्ड को वैक्सीन लगवाया होगा। तो ये क्या था? वैक्सीन था। जनरली बाय बर्थ, ध्यान दीजिए, बच्चे जो जन्म लेता है उसमें भी बहुत सारे टाइप की टीका लगती है, वैक्सीनेशन होती है। तो जनरली वैक्सीनेशन किसी भी प्रकार की हो, ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार की वैक्सीनेशन। अच्छा, वैक्सीनेशन क्यों देते हैं आप? क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, ताकि जो है इस प्रकार से बीसीजी का इन्फेक्शन, सॉरी, बीसीजी का वैक्सीनेशन क्यों लगाते हैं? कारण है कि भविष्य में बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस या उस पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस ना हो। तो जनरली कोई भी बीमारी को बीमारी से बचने के लिए जनरली क्या लगाते हैं? वैक्सीनेशन लगाते हैं। तो वैक्सीनेशन वाले कोई भी टाइप्स हो, वैक्सीनेशन के कारण से हमारे शरीर में जो भी इम्यूनिटी डेवलप हुआ, उसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ध्यान दीजिएगा, वैक्सीनेशन के कारण से किसी भी प्रकार की, चाहे हेपेटाइटिस का हो, या बात करें बीसीजी का हो, या ओपीवी का हो, किसी भी प्रकार की, या कोविड वैक्सीन ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की वैक्सीन, उसके कारण से जो इम्यूनिटी बनती है शरीर में, उसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट जो है नेचुरल। पेशी में नेचुरल कौन सा होगा? तो मान के चलिए आप जानते होंगे कि एक इम्यूनोग्लोबिन जो है, वह जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो जनरली माँ से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जो है एक इम्यूनोग्लोबिन का ट्रांसफर होता है, जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन जी। तो मदर से बच्चे को मिला तो वह जाने वाला है किसमें? तो नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक एग्जांपल और देता हूं, मदर ने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाया, तो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा जो है एक इम्यूनोग्लोबिन मदर से बच्चे में जाता है, जिसका नाम है आईजीए। तो आईजीए जो बच्चे को मिला मदर से, तो वह रहने वाला है किसमें? नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो यहां पर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मदर से किसमें गया? तो बच्चे के अंदर गया, है ना, बच्चे के अंदर जो गया, बेबी के अंदर गया, तो वह कौन सी टाइप की इम्यूनिटी रहने वाली है? बेबी में गया तो वह कौन सी टाइप की इम्यूनिटी रहने वाली है? डेट इज नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बात क्लियर है। अब बात करें आर्टिफिशियल के रिगार्डिंग में, तो मान के चलिए आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, है ना, या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाएंगे। हो सकता है किसी पर्सन को क्या दे? तो ध्यान दीजिए, मतलब इंजेक्शन दे रहे, है ना, भगवान ना करे ऐसा कि एनएसआई हो जाए, निडल स्टिक इंजरी हो जाए, और पता चले कि वह पर्सन जो है किससे? तो हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन था, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन था, HbSAg का पॉजिटिव पेशेंट था। तो उस कंडीशन में आप क्या होगा? तो आपको जो है बाहर से बने बनाया, हो सकता है आपका टाइटर जो है HbSAg, मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए जो है आपके शरीर में उतना टाइटर नहीं है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो बाहर से बने बनाया इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज लेंगे। तो रेडीमेड फॉर्म में जो एंटीबॉडीज डायरेक्टली दिया जाता है, जैसे कि किसी पर्सन को डॉग बाइट कर लिया, तो जनरली रेबीज वाले इम्यूनोग्लोबिन भी देते हैं। तो बने बनाया इम्यूनोग्लोबिन जब किसी पर्सन को डायरेक्ट दिया जाता है, तो वह आने वाला है आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो यहाँ पर जो है इम्यूनोग्लोबिन आपने किसी पर्सन को दिया, इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, तो वह रहने वाला है, बताइए क्या? तो वह रहने वाला है आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब बताइए। तो वैक्सीनेशन के कारण से, वैक्सीनेशन के बाद कौन सी इम्यूनिटी विकसित होती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का। तो वैक्सीनेशन के बाद जो है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो आर्टिफिशियल पेसिव तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक्टिव चाहिए। आर्टिफिशियल एक्टिव, जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डेट इज डी। क्लियर है। अब यहाँ पर नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसमें? तो मदर से, ध्यान दीजिए, मदर से जो है कोई एंटीबॉडी जो है आईजीजी, जैसे मैंने बताया था अभी, प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी में जा रही है, या ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा आईजीए जो है बेबी में जा रही है, तो वह रहने वाला है मदर से बेबी के अंदर जो भी एंटीबॉडी जा रही है वह जाने वाला है नेचुरल पेसिव इम्यूनिटी में। इसके बाद बात किया जाए सेकंड, आर्टिफिशियल पेसिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल में वही बात, डायरेक्टली बने बनाया इम्यूनोग्लोबिन दिया जाए, इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाए, तो वह किस में जाने वाला? आर्टिफिशियल पेसिव इम्यूनिटी में, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी यहाँ पर होना चाहिए।
नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, है ना। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कोई भी इन्फेक्शन के कारण से हो, है ना, कोई भी इन्फेक्शन के कारण से हो तो वह रहने वाला है किसमें, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड। ये भी ऑप्शन नहीं जाने वाली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया डेट इज डी। क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है सभी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप लोगों में से कोई मुझे बताएंगे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ प्री ऑपरेटिव असेसमेंट इज टू। प्री ऑपरेटिव क्या होता है, प्री ऑपरेटिव तो जनरली किसी पर्सन को ऑपरेशन के लिए प्लान करते हैं। तो ऑपरेशन के लिए प्लान करते हैं, एक तो ऑपरेशन शुरुआत होने से पहले वाले पीरियड होता है, एक वह पीरियड जिस वक्त जो है पेशेंट का ऑपरेशन होता है, और एक वह पीरियड होता है जिसे कहा जाता है, ध्यान दीजिए, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, मतलब सर्जरी के बाद वाले, है ना। तो तीनों कंडीशंस में एज ए नर्सिंग ऑफिसर, है ना, एज ए स्टाफ नर्स जो है क्या करने वाले हैं, तो केयर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो याद रखिएगा तीनों, यहाँ पर मैं मेंशन करता हूं, एक केयर होता है जिसका नाम है पेरी ऑपरेटिव केयर, पेरी ऑपरेटिव केयर। अब पेरी ऑपरेटिव केयर की भी 3 टाइप्स होती है। पेरी ऑपरेटिव केयर में जो है बिफोर, आप, ड्यूरिंग और आफ्टर तीनों प्रकार की सर्जरी की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है पेरी ऑपरेटिव केयर में जनरली 3 प्रकार की केयर आएगी। पहला जो है प्री ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव का मतलब नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं बिफोर सर्जरी, है ना। सर्जरी स्टार्ट नहीं हुई है उससे पहले जो भी केयर दे रहे हैं पेशेंट को, मतलब सर्जरी के लिए आप तैयार कर रहे हैं। तो सर्जरी के लिए तैयार करना हुआ किस में आएगा, तो प्री ऑपरेटिव में। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा बिफोर सर्जरी जो भी केयर प्रोवाइड करते हैं दैट इज प्री ऑपरेटिव। अब पेरी ऑपरेटिव में एक तो प्री ऑपरेटिव आ गया, सेकंड जो आने वाला है दैट इज इंट्रा ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव। अब इंट्रा ऑपरेटिव का मतलब होता है ड्यूरिंग सर्जरी। ड्यूरिंग सर्जरी जो भी नर्सिंग केयर आप देते हैं उसे बोलते हैं इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, है ना, इंट्रा ऑपरेटिव। और थर्ड जो रहने वाला है पेरी ऑपरेटिव में दैट इज पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब होता है, पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब होता है आफ्टर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी। ये बात क्लियर है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है इंक्रीज हॉस्पिटल स्टे। बताइए क्या आपकी प्री ऑपरेटिव का यही लॉजिक है? नहीं। प्री ऑपरेटिव में जनरली क्या करते हैं, तो पेशेंट को बिफोर सर्जरी प्रिपरेशन करते हैं। किसी भी प्रकार की फिजिकल असेसमेंट या साइकोलॉजिकल असेसमेंट, उसको पूरे तरीके से असेसमेंट करके और पेशेंट को किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, जोखिमों, है ना, आइडेंटिफाई रिस्क एंड प्री ऑपरेटिव पेशेंट। बिल्कुल सही बात है इस क्वेश्चन का जो राइट, क्योंकि असेसमेंट आप करेंगे तो हो सकता है आपको पता चल जाए कि इस पेशेंट को सर्जरी में हो सकता है कोई रिस्क तो नहीं है। तो यह कब पता चलेगा, जब आप फिजिकल और साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन या असेसमेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है दैट इज बी। अब डिलेड सर्जरी, सर्जरी में देरी करना, कोई भी लॉजिक नहीं है। रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ये भी नहीं रहने वाले है, ये भी नहीं रहने वाली है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्री ऑपरेटिव केयर में जो है पेशेंट को सर्जरी के लिए क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, तो पेशेंट की आप पूरे हेल्थ चेकअप करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, है ना, जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो करने वाले हैं। इन्फॉर्म कंसेंट, सर्जरी से पहले इन्फॉर्म कंसेंट उसका साइन करवाने वाले हैं। पेशेंट को जो है सर्जरी से पहले एनपीओ रखना है। इसके बाद जो है, इसके बाद जो है पार्ट प्रिपरेशन जो है पेशेंट का करवाना है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें जो है वह किस में आएगी, प्री ऑपरेटिव केयर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया दैट इज बी। तो कभी आपसे पूछे कि पेरी ऑपरेटिव केयर का मतलब क्या होता है, तो पेरी ऑपरेटिव में, पेरी ऑपरेटिव में जो है तीनों प्रकार की सर्जरी आ जाएगी, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद तीनों प्रकार की केयर किस में आएगी, पेरी ऑपरेटिव केयर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, दैट इज बी। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ए पेशेंट इज केप्ट एनपीओ बिफोर सर्जरी mainly टू प्रिवेंट। मैंने अभी अभी बताया कि किसी पेशेंट को आप प्री ऑपरेटिव केयर दे रहे हैं। तो प्री ऑपरेटिव केयर में मतलब सर्जरी से पहले केयर दे रहे हैं। तो अब इस बात है, सर्जरी से जनरली 8 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे पहले जो है पेशेंट को एनपीओ रखते हैं। किसी किसी सर्जरी में 12 घंटे भी रखना पड़ता है। तो कुल मिला के पेशेंट को आप एनपीओ रखते हैं। लॉजिक क्या है, तो जनरली आप जानते हैं कि सर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन की कंडीशन में पेशेंट को हो सकता है जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। और एनेस्थीसिया कोई भी होता है तो वह जनरली मसल रिलैक्सेंट होता है। अब जैसे ही मान के चलिए क्या होगा, ये मान के चलिए हमारी जीआईटी सिस्टम है ना,
ये मान के चलिए स्टमक है ना, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पर एक इंस्पेक्चर होता है, आप लोग को शायद पता होगा, इस इंस्पेक्चर का नाम होता है कार्डियक इंस्पेक्चर। अच्छा, यह कार्डियक इंस्पेक्चर जो यहाँ पर देख रहे हैं, यह कार्डियक इंस्पेक्चर का काम क्या है? जो फूड फूड आया है उसे जो है आगे की तरफ जाने देना, बैक फ्लो से रोकना, है ना। ये सुने होंगे कार्डियक इंस्पेक्चर के बारे में। अब मान के चलिए, अच्छा यह जो इंस्पेक्चर बना होता है यह मसल से बना होता है, लेकिन पेशेंट को ओटी में क्या दिया जाएगा? एनेस्थीसिया दिया जाएगा। और एनेस्थीसिया क्या होता है? मसल्स रिलैक्सेंट होता है। अब मसल्स रिलैक्सेंट होने के कारण से यह कार्डियक स्फिंक्टर भी क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। अब मान के चले पेशेंट को आप खाली पेट नहीं रखा सर्जरी से पहले, मतलब एनपीओ नहीं रखा, पेशेंट ने कुछ खा पी लिया, तो हो सकता है ड्यूरिंग सर्जरी जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाएगा तो एनेस्थीसिया देने के कारण से यह मसल रिलैक्सेंट हो जाए, और रिलैक्सेंट होकर यह जो है क्या कर सकता है? बैक फ्लो मार सकता है, और बैक फ्लो मारने के बाद जो है यह कहां पर जा सकता है? तो हमारे ध्यान दीजिए, पेशेंट की रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी सिस्टम में जा सकता है, उसे बोलते हैं एस्पायरेशन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ए पेशेंट इज केप्ट एनपीओ बिफोर सर्जरी मेनली टू प्रिवेंट, तो उस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है दैट इज डी, एस्पायरेशन, है ना। मतलब जो खाना और पीना है वह कहां पर चले जाएगा? तो श्वास के नली में चले जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है दैट इज डी। फीवर, है ना, फीवर मतलब बुखार की बात हो रही है ना, यहाँ पर बुखार की बात हो रही है, तो कोई लॉजिक नहीं है फीवर होना, है ना। एनपीओ रखेंगे तो बुखार आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बुखार से प्रिवेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लीडिंग, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं है, और हाइपर टेंशन, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है किससे बचाव करता है? तो एस्पायरेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोगों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, इन ए अनकॉन्शियस एडल्ट पेशेंट द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू असिस्ट। बताइए एक अनकॉन्शियस जो है एडल्ट पेशेंट है, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या असिस्ट करना है? पहला ऑप्शन है ब्लड ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन है एयरवे, थर्ड ऑप्शन है यूरिन आउटपुट, और फोर्थ ऑप्शन है टेम्परेचर। तो बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप लोगों में से कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहना चाहिए? चलिए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जनरली यहाँ पर आप देख रहे हैं, जनरली आप देख रहे हैं पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस का मतलब जो है उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। और याद रखिएगा, जब भी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस सही नहीं होगा, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उस कंडीशन में सबसे पहली बात पेशेंट को जो है, या टंग जो है बैक फॉल हो सकती है, मतलब हमारी एयरवे ब्लॉक हो सकती है। एस्पायरेट, पेशेंट जो है एस्पायरेट कर सकता है, मतलब जो जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में कंटेंट है वह बैक फ्लो कर कर और कहाँ पर चले जा सकता है? तो रिस्पायरेटरी में जा सकता है, जो अभी अभी मैंने बताया, है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी, अच्छा पेशेंट अनकॉन्शियस है, और अनकॉन्शियस होना एक इमरजेंसी कंडीशन है। एक अनकॉन्शियस होना पेशेंट में क्या है? तो एक इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है। अब आपातकालीन स्थिति है ये, है ना, कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या करने वाले हैं? तो इमरजेंसी कंडीशन में जनरली हमें एक रूल पता होना चाहिए, और वह रूल है एबीसी रूल को फॉलो करना। एबीसी रूल को फॉलो करना, है ना। एबीसी आप लोग सुने होंगे। तो ए का मतलब होता है यहाँ पर एयरवे, एयरवे। सेकेंड जो होता है डेट इज ब्रीदिंग, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग, और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। अब मान के चलिए पेशेंट अनकॉन्शियस है, और अनकॉन्शियस होना एक क्या है? इमरजेंसी कंडीशन है। तो इमरजेंसी कंडीशन में जनरली एबीसी रूल फॉलो करते हैं। एबीसी में एयरवे का क्या मतलब है? तो याद रखिएगा, हो सकता है सांस नली में, श्वास नली में जो है पेशेंट की कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई भी चीज जाकर फंस जाए, है ना, जैसे सिक्रेशन ही पेशेंट एस्पिरेट ही कर जाए, तो पेशेंट प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा। ऑब्वियस बात है, सांस नहीं ले पाएगा तो भैया, सांस नहीं ले पाएगा तो पेशेंट डेथ भी हो सकती है, क्योंकि सांस है तो आस है। अगर एयरवे पेटेंट है, मतलब एयरवे में किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, देन आगे बढ़ेंगे रूल के अकॉर्डिंग, दैट इज ब्रीदिंग। अब पेशेंट को जो है सांस देना शुरुआत करेंगे। अब इस बात है, सांस देंगे जब तक एयरवे ही क्लीन ना हो। क्या बताइए, सांस देने से कोई लॉजिक है? तो सर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो सांस देने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जनरली एयरवे के बाद ब्रीदिंग करते हैं। और देन ब्रीदिंग अगर सही है, पेशेंट प्रॉपर ब्रीदिंग पेशेंट को मिल रहा है, देन जो है सर्कुलेशन की तरफ, मतलब आईवी फ्लूइड देखेंगे, है ना, पेशेंट में जो है आईवी फ्लूइड अपन दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है दैट इज ए। तो इमरजेंसी कंडीशन में सबसे पहले किसे करने वाले हैं? तो एयरवे, देन कौन सा रहेगा? ब्रीदिंग, थर्ड जो रहने वाला है दैट इज सर्कुलेशन। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल,
ब्लड ग्लूकोज लेवल जनरली यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। अगर पेशेंट को जो है चक्कर आ जाता, चक्कर खा के गिर जाता, तो उस कंडीशन में जो है अपन यह प्रोसेस फॉलो करने के बाद जो है पेशेंट को ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, है ना। जनरली हालांकि यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो बात करें दैट इज एयरवे, है ना। सेकंड, अच्छा थर्ड ऑप्शन है यूरिन आउटपुट। तो यूरिन आउटपुट भी नेसेसरी है, इनटेक आउटपुट करेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा दैट इज बी। तो टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर का इतना कोई बड़ा रोल नहीं रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया दैट इज बी। क्लियर है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि मान के चलिए ये ऑप्शन नहीं है ना, तीन ऑप्शन है, तो एयरवे के बाद आप क्या देंगे तीनों ऑप्शन में? तो यह जाने वाला है ब्लड ग्लूकोज, और थर्ड में जाने वाला है दैट इज यूरिन आउटपुट, प्रायोरिटी वाइज अगर पूछा जाए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या गया? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन है विच इज ए कॉमन अर्ली साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का कॉमनली अर्ली साइन कौन सा है? पहला ऑप्शन है टेकिकार्डिया, सेकंड ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, थर्ड ऑप्शन है हाइपरटेंशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है बॉन्डिंग पल्स। तो बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप लोगों में से कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ओके, तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जनरली हाइपोवोलेमिक शॉक है। अब जनरली हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब क्या होता है? तो मान के चलिए यह ब्लड वेसल्स है ना। इस ब्लड वेसल्स में ब्लड है, और ब्लड के अंदर क्या है? फ्लूइड है। ऑब्वियस बात है 90% जो है फ्लूइड होता है, प्लाज्मा का जो पार्ट होता है उसमें 90% वाटर होता है। अब मान के चले किसी कारण से जो है वह फ्लूइड का लॉस हो गया या ब्लड का ही लॉस हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है? तो सर कुल मिला के हाइपोवोलेमिक शॉक होने वाला है। याद रखिएगा, मान के चलिए कोई ब्लीडिंग हो जाए, या ब्लीडिंग छोड़िए, मान के चलिए या फ्लूइड है, अगर ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ गई जैसे बर्न की कंडीशन में, तो क्या होता है? तो फ्लूइड लीक होने होकर कहां पर चले जाता है? तो सेल्स या टिश्यू के रीजन में। तो जनरली यहां से ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लूइड का लॉस होता है, और फ्लूइड लॉस होगा, सीवियर फॉर्म में लॉस हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही लॉस हो जाएगा, तो वह कंडीशन कहां पर पहुंच जाएगी? हाइपोवोलेमिक शॉक में। अब क्या होने वाला है? अब ब्लड वेसल से फ्लूइड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस होने के कारण से क्या होगा? जो हमारी हेल्दी सेल्स या टिश्यू है उसको प्रॉपर क्या नहीं मिलेगी? तो सर उसको जो है ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। अब जैसे ही सेल्स या टिश्यू को परफ्यूजन कम होता है, ब्लड सप्लाई कम होता है, तो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है। ध्यान दीजिए, हमारे शरीर का नियम है कि भैया जो चीज नहीं हो रहा है उसे बढ़ाया जाए, या जो चीज बढ़ा हुआ है उसे कम किया जाए। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म, जैसे ही सेल्स या टिश्यू को परफ्यूजन नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, क्योंकि पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में है। अच्छा, शॉक का मतलब ही क्या होता है? परफ्यूजन कम हो जाना। तो जैसे ही परफ्यूजन कम होगी, उस कंडीशन में कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होगी, और यह कंपनसेटरी मैकेनिज्म द्वारा इंफॉर्मेशन जो है हमारी ब्रेन की अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है मेडुला ओब्लंगेटा। तो मेडुला ओब्लंगेटा के पास जाएगा, और मेडुला ओब्लंगेटा में एक सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर बैठा हुआ है। रिस्पायरेटरी सेंटर के साथ साथ जो है कार्डियक सेंटर भी बैठा है वहां पर, तो कार्डियक सेंटर को स्टिमुलेट कर देगा। जैसे ही मेडुला ओब्लंगेटा में कार्डियक सेंटर स्टिमुलेट होगी, तो कार्डियक सेंटर स्टिमुलेट होने के कारण से रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना, उस कंडीशन को बोलते हैं दैट इज टेकिकार्डिया। तो यह टेकिकार्डिया जो है जनरली कंपनसेटरी मैकेनिज्म के कारण से बढ़ी, लेकिन यही लगातार टेकिकार्डिया नहीं रहने वाली है। लेटर अगर हाइपोवोलेमिक शॉक लगातार बने रहे, तो एक समय के बाद जो है यही टेकिकार्डिया धीरे धीरे जो है कम होकर, और हार्ट रेट और भी नॉर्मल से भी कम हो जाए। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। तो लेटर स्टेज में यही हाइपोवोलेमिक शॉक रहे, तो लेटर स्टेज में यही हार्ट रेट जो है 60 से भी कम हो जाएगा, और लेटर स्टेज में जनरली ब्रेडिकार्डिया दिखने को मिल सकती है। तो इनिशियली अगर शुरुआती दौर पर देखें, तो इनिशियली मिलने वाला है टेकिकार्डिया, और टेकिकार्डिया का जो मेन रीजन है दैट इज कंपनसेटरी मैकेनिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया दैट इज बी। ब्रेडिकार्डिया भी दिखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अर्ली साइन पूछा है, तो ब्रेडिकार्डिया जो होने वाला है दैट इज लेटर साइन। इसके बाद हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन कब होगा? तो जनरली फ्लूइड ज्यादा हो जाए इसमें, लेकिन यहाँ से फ्लूइड का लॉस हो गया है, क्योंकि पेशेंट किस में है? हाइपोवोलेमिक में। तो हाइपरटेंशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, हाइपोवोलेमिक। ध्यान दीजिए, हाइपोटेंशन जरूर हो सकता है। बॉन्डिंग पल्स, जनरली बॉन्डिंग पल्स जो है हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। जब पेशेंट में फ्लूइड का मात्रा, ब्लड में फ्लूइड का मात्रा ज्यादा हो, तब बॉन्डिंग पल्स दिखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर हाइपोवोलेमिक पल्स में जो पल्स दिखने को मिलेगी दैट इज वीक पल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया दैट इज ए। अर्ली साइन पूछे तो दैट इज टेकिकार्डिया। इसी का हाइपोवोलेमिक साइन शॉक का लेटर साइन पूछे तो दैट इज ब्रेडिकार्डिया। क्लियर है? इसके साथ साथ हाइपोटेंशन होगा और वीक पल्स दिखने को मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया दैट इज ए। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाना चाहिए? मैं पहला क्वेश्चन में ही डिस्कशन कर चुका हूं, मैं पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर लिख कर चुका हूं। कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन है द फर्स्ट लाइन ड्रग्स ऑफ एनाफैलेटिक शॉक इज। बताइए। अच्छा नहीं, हाँ एनाफैलेटिक शॉक, चलिए ठीक है, मैंने वहां पर एनाफैलेक्सिस यूज किया था, मतलब सीवियर एलर्जिक की कंडीशन। और आप जानते हैं सीवियर एलर्जिक की कंडीशन में जो इम्यूनोग्लोबिन मतलब मीडिएटेड होती है दैट इज इम्यूनोग्लोबिन ई, है ना, ई से एलर्जी याद रखना है। अब जनरली एनाफैलेटिक शॉक में क्या होगा, तो ये मान के चलिए किसी पर्सन को एलर्जिक कंडीशन भी है ना, तो एलर्जिक कंडीशन में क्या होने वाला है ध्यान दीजिए। जनरली एलर्जी कंडीशन में क्या होगा, तो ये ब्लड वेसल्स जो आप देख रहे हैं, ब्लड वेसल्स के वॉल से एक केमिकल मीडिएटर का सिक्रीशन होगा एलर्जी कंडीशन में, जिसका नाम है हिस्टामाइन। जिसका नाम है क्या? हिस्टामाइन। अब यह हिस्टामाइन के कारण से क्या होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी। अब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है उस कंडीशन में जो होने वाला है पेशेंट में एनाफैलेटिक शॉक। याद रखिएगा सीवियर एलर्जी कंडीशन के कारण से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाना, उस कंडीशन को बोलते हैं एनाफैलेटिक शॉक। तो एनाफैलेटिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए बताइए कौन सा ड्रग्स देते हैं? तो जनरली एनाफैलेटिक शॉक की कंडीशन में ब्लड वेसल्स डायलेट होती है। अच्छा, ब्लड वेसल्स में 3 लेयर होती है। कोई मुझे बताएंगे ब्लड वेसल्स की 3 लेयर कौन कौन सा? तो ये मान के चलिए ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में 3 लेयर की बात करें तो ये मान के चलिए 3 लेयर, तो इनर की साइड से जो लेयर होगी उसे कहा जाएगा डेट इज ट्यूनिका एंटीमा। बीच वाले जो लेयर होती है ब्लड वेसल्स की जो बीच वाली लेयर होती है जिसे बोला जाता है मसल्स वाली लेयर है ट्यूनिका मीडिया। और सबसे बाहरी लेयर जो होती है ब्लड वेसल्स में दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ट्यूनिका मीडिया पर जो है एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसका नाम है अल्फा 1 रिसेप्टर। ध्यान दीजिए, और यह अल्फा 1 रिसेप्टर से जनरली बैंड जो होगा वह रहने वाला है दैट इज कौन सा बताइए? तो ध्यान दीजिए एपिनेफ्रिन। अब पेशेंट को इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा एपिनेफ्रिन दिया गया और एपिनेफ्रिन आयम देते हैं और आयम के द्वारा जो है डायरेक्टली वहां से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा कहां पर? ब्लड में। अब जैसे ही आयम, ध्यान दीजिए एपिनेफ्रिन जैसे ही ब्लड में आएगा तो जनरली यह बाइंड होगा किससे? तो अल्फा 1 रिसेप्टर से। अल्फा 1 रिसेप्टर से, और अल्फा 1 रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड होगा तो यह ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रिक्शन करवा देगा, और कॉन्ट्रिक्शन करवाएगा तो ऑब्वियस बात है पेशेंट जो है पहले डायलेशन होने के कारण से एनाफैलेटिक शॉक में पहुंच चुका था, कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण से जो है पेशेंट को क्या मिलने वाले है? राहत मिलने वाली है। तो जनरली एनाफैलेटिक शॉक की कंडीशंस में पेशेंट में यूज करते हैं कौन सा? तो आई एम एपिनेफ्रिन। क्लियर है? आई एम इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन यूज करते हैं, ये बात क्लियर है। अच्छा, एपिनेफ्रिन का दूसरा रिसेप्टर भी होता है, जैसे हार्ट के पास बीटा 1 रिसेप्टर होता है ना। और बात करें एपिनेफ्रिन का जो हमारे लंग्स के पास जो लंग्स की जो वॉल होती है, सॉरी एयरवे की जो वॉल होती है जिसका नाम ब्रोंकस है ना, तो ब्रोंकस में भी बीटा 2 रिसेप्टर होती है। ध्यान दीजिए एपिनेफ्रिन का बीटा 2 रिसेप्टर जो प्रेजेंट होती है वह एयरवे में प्रेजेंट होती है, और जनरली बीटा 2 रिसेप्टर से जाकर जैसे ही एपिनेफ्रिन वहां पर बैंड होगा तो जनरली वहां पर करवाने वाला है ब्रोंको डायलेशन। मतलब ब्रोंको डायलेशन करवाएगा तो पेशेंट ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रकार से सांस ले सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है दैट इज एजीए, ओरल एंटीहिस्टामाइन। तो ओरल एंटीहिस्टामाइन नहीं दे सकते हैं, है ना, ये देंगे लेकिन प्राइमरी तौर पे जो है फर्स्ट लाइन ड्रग्स पे जो देने वाले हैं दैट इज एनाफैलेटिक शॉक, है ना। तो एंटीहिस्टामाइंस का मतलब जैसे कि लिवोसिट्रिजिन हो गया, सिट्रिजिन हो गया, मोंटेलुकास्ट हो गया, ये सब ओरल क्या है? तो एंटीहिस्टामाइंस है, तो ये दे सकते हैं। लेकिन प्राइमरी तौर पर अपन क्या यूज करने वाले, क्योंकि पेशेंट की एनाफैलेटिक शॉक की कंडीशन है, और शॉक की कंडीशन में पेशेंट की जो सेल्स या टिश्यू है उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, पेशेंट डेथ की कंडीशन में भी बढ़ सकती है। तो प्राइमरी तौर पर यह ऑप्शन जो है सही होने वाला है। एंटीबायोटिक, अगर मान के चलिए कोई इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन में जनरली अपन एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देते हैं, तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है। और इंसुलिन जो है अपन डायबिटिक मेलेटस 1 की कंडीशन में पेशेंट को देने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ए। तो एपिनेफ्रिन देंगे। एपिनेफ्रिन क्या करेगा? तो अल्फा 1 रिसेप्टर जो हमारी ब्लड वेसल्स की होती है मस्कुलर वाले लेयर में, मतलब ट्यूनिका मीडिया में, उससे जाकर बैंड होगा और बेजो कॉन्ट्रिक्शन करवाएगा, और बेजो कॉन्ट्रिक्शन करवाने के कारण से जो एनाफैलेटिक शॉक हुआ है उससे राहत मिलने वाली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया दैट इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ ट्राइज ड्यूरिंग ए डिजास्टर इज टू। बताइए मेन पर्पस क्या है डिजास्टर, है ना, ट्राइज का, है ना, डिजास्टर के समय डिजास्टर क्या होता है? तो मान के चलिए डिजास्टर जो है जैसे कि अचानक से कोई घटना हो जाना, है ना। अचानक से कोई घटना का मतलब होता है कहीं पर
ट्रेन एक्सीडेंट हो जाना, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, है ना, चक्रवात, ये सब जितने भी चीजें हैं क्या है, तो एक प्रकार की डिजास्टर है। तो इसमें जो है बहुत जान माल की क्षति होती है ना। तो कुल मिला के नंबर ऑफ विक्टिम्स काफी ज्यादा होती है, मतलब पेशेंट की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा हो सकती है। मान के चलिए किसी एरिया में ऐसा मतलब डिजास्टर हुआ जहां पर जो है अराउंड 200 मरीज, है ना, 200 लोग जो है मरीज बन चुका है ना, 200 लोग जो है, लेकिन वहां पर आसपास में जो हेल्थ फैसिलिटी है, मतलब जो हॉस्पिटल है, वहाँ की कैपेबिलिटी जो है, वहाँ की कैपेबिलिटी जो है केवल केवल जो है 5% की एक साथ दिखने की है ना, 5%। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए, तो अब 200 पेशेंट मतलब पेशेंट का नंबर तो काफी ज्यादा है, लेकिन जो रिसोर्सेज है हेल्थ केयर फैसिलिटी की जो रिसोर्सेज है वो काफी कम है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो जनरली ट्राई सिस्टम यूज करते हैं, और ट्राई सिस्टम का मतलब होता है कलर कोडिंग देना। कलर कोडिंग के बेसिस पर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा सीरियस है, मान के चलिए वह पेशेंट जिसको रिस्पायरेटरी कंप्रोमाइज्ड है, मान के चलिए पेशेंट को सांस लेने में तकलीफें हो रही है, तो वह पेशेंट को जो है जल्दी हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि क्योंकि इस पेशेंट को अगर इलाज नहीं दिया गया तो पेशेंट क्या हो सकता है, तो डेथ हो सकता है। तो यहाँ पर जनरली ट्राई सिस्टम का मतलब होता है शॉर्टनिंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को छांटना उसके सिवियरिटी के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू अर्जेंसी एंड रिसोर्सेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज बी। अब आने के समय के अनुसार इलाज करना नहीं, याद रखिएगा, आने के समय के अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड करते हैं, पेशेंट की सिवियरिटी के अनुसार जो है अपन करते हैं। कौन कौन सा कलर कोड होता है, तो जनरली 4 प्रकार की कलर कोड होती है। पहला जो कलर कोड होती है डेट इज रेड। रेड में वैसे पेशेंट को रखेंगे जो रिस्पायरेटरी कंप्रोमाइज हो, न्यूरोलॉजिकल कंप्रोमाइज्ड हो, मतलब इससे सफर कर रहा है पेशेंट को, अगर जल्दी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो पेशेंट को जो है क्या हो सकती है, तो डेथ हो सकती है। तो जनरली रेड में रखते हैं, रेड टैग में उससे रखते हैं। सेकंड जो होता है डेट इज येलो टैग। येलो टैग, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे क्लोज वुंड फ्रैक्चर, पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही है ना, क्लोज वुंड फ्रैक्चर है, तो उस कंडीशन में कंडीशन सीवियर है लेकिन कुछ देर उसमें वेट किया जा सकता है, तो उसे येलो में रखने वाले हैं। थर्ड जो है डेट इज ग्रीन। ग्रीन का मतलब है मान के चले किसी पेशेंट को कहीं चोटें आई है, थोड़ी बहुत खरोच आई है, लेकिन वह आराम से टहल रहा है, मतलब वॉकिंग कर रहा है, तो उसे रखने वाले हैं किसमें, तो ग्रीन में। और फोर्थ जो होता है डेट इज ब्लैक। ब्लैक टैग में उस पेशेंट को रखेंगे जो या तो पूरी तरीके से डेथ हो चुका है, या वह पेशेंट कितना भी इलाज कर दे वह सही नहीं होने वाला है, सर्वाइव नहीं करने वाला है, मतलब एक्सपेक्टेंट है ना, तो उसे रखने वाले हैं किसमें, ब्लैक में। तो सबसे सीवियर वाले को किसमें रखेंगे, रेड में। तो याद रखेगा ट्राइज का मतलब होता है कलर टैग प्रोवाइड करवा के और उसके अकॉर्डिंग सीवियरिटी के अकॉर्डिंग क्या करना, तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, क्योंकि हेल्थ रिसोर्सेज कम होगा, विक्टिम्स जो है वह ज्यादा होगा, तो इस कंडीशन में यूज करते हैं क्या, ट्राइज। तो जनरली ट्राइज जो है प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू अर्जेंसी एंड रिसोर्सेज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया डेट इज बी। सी ऑप्शन है ट्रीट ओनली क्रिटिकली इल पेशेंट। नहीं, क्रिटिकल इल पेशेंट के साथ साथ जो है लेस इल पेशेंट है उसे भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्रिटिकली इल पेशेंट को करने वाले, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेंड एवरीवन टू आईसीयू। नहीं, बताइए क्या ग्रीन वाले पेशेंट को आईसीयू में भेजने का कोई मतलब है, आईसीयू में जबरदस्ती भीड़ क्यों बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज बी, आने के समय, तो ये ऑप्शन जो है यूं ही गलत हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच सेल्स प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन। बताइए इसमें से कौन सा सेल्स है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। कोई मुझे बताएंगे आप लोगों में से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कौन सा सेल्स करता है। तो जनरली जनरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है, ये मान के चलिए टेस्टिस के अंदर, मान के चलिए टेस्टिस और टेस्टिस के अंदर बहुत सारा अराउंड 700 से 800 या 1000 जो है एक टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। तो ये मान के चलिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। हालांकि यहाँ पर मैं केवल 3 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को ही मतलब नोट कर रहा हूँ, है ना, ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान के चलिए क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक सेल्स होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हालांकि 2 सेल्स की लाइनिंग होती है। एक सेल्स हुआ जो स्पर्मेटोगोनिया वाले सेल्स होता है, जर्म सेल्स होता है, जो जिसमें स्पर्म बनने की प्रोसेस होने वाली है, जिससे स्पर्म बनने की प्रोसेस होगी। और एक सेल्स हुआ जो बनते हुए स्पर्म को सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर से मैं जो बनाया हूं इसे कहा जाएगा सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स का काम क्या है, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना ड्यूरिंग
कि इसमें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब जो शुक्राणु जनन होती है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है, उस समय क्या करवाना, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, न्यूट्रिशन के साथ साथ जो है सपोर्ट प्रोवाइड करवाना स्पर्मेटोजेनेसिस को, सपोर्ट है ना। अब यहाँ पर जो रेड कलर से मैं बनाया हूँ डेट इज जर्म सेल्स है, और जर्म सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, दूसरे तीसरे चौथे, है ना, तो दोनों के बीच में देख रहे हैं कुछ यहाँ पर स्पेस है, तो इस स्पेस को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब यह इंटरस्टिशियल स्पेस में एक प्रकार की सेल्स होती है, जिसे कहा जाता है लीडिंग सेल्स। ध्यान दीजिए, लीडिंग सेल्स कहा जाता है, ये मान के चलिए मैं ग्रीन कलर से जो बनाया हूं इंटरस्टिशियल स्पेस में, इस सेल्स का नाम है लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स, है ना, लीडिंग सेल्स। अब जनरली होता क्या है, आप जानते हैं कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेशन होता है, तो यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पहुंचता है लीडिंग सेल्स के पास, और लीडिंग सेल्स के द्वारा एक हार्मोन का प्रोडक्शन करवा दिया जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हमें मिल गया, टेस्टोस्टेरोन, है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिल गया, बताइए टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कौन सा सेल्स करता है, तो वह करने वाला है डेट इज लीडिंग सेल्स। कहां पर होता है, तो इन बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, उस स्पेस का क्या नाम है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर है, कौन सी हार्मोन के इन्फ्लुएंसेज में करती है, तो लीडिंग सेल जो है एलएच हार्मोन के इन्फ्लुएंसेज में करती है। एलएच का सिक्रेशन कहां से होता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। क्लियर है सभी, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज डी। अब सर्टोली सेल्स, तो सर्टोली सेल्स कहां पर होता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जस्ट इनर साइड में होता है, जो न्यूट्रिशन और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, कब, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। तो ये ऑप्शन जो है नहीं होने वाला है। अच्छा, सर्टोली सेल जो स्टिमुलेट होता है जनरली एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होने वाला है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नहीं हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जनरली क्या, हाँ ध्यान दीजिए, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है जस्ट बिलो सिचुएटेड होती है, कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर के, है ना, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बिलो में, जस्ट नीचे में सिचुएटेड होती है, और यह प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। अब यह प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, यह प्रोस्टेटिक फ्लूइड का प्रोस्टेटिक फ्लूइड का सेक्रेशन करती है, और प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है यह सीमन का वॉल्यूम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सीमन वॉल्यूम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये नहीं रहने वाला है। अब यहाँ पर जो है स्पर्मेटिड्स, तो स्पर्मेटिड्स जनरली स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड से जो है स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, और मियोसिस सेकंड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये भी नहीं जाने वाला है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है डेट इज लीडिंग सेल्स, है ना, लीडिंग सेल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बताइए, स्पर्म मैच्योरेशन प्राइमरी अकर्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैच्योरेशन की बात हो रही है, ना कि फॉर्मेशन की। तो जनरली फॉर्मेशन की बात हुई थी, तो फॉर्मेशन कहां पर हुआ था, तो ध्यान दीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वह कहां पर होती है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जैसे ही हुई, तो यहां से स्पर्म तो बन गया, अब इसे बाहर निकलना है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद जो रास्ता होता है उसे बोला जाता है रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। अब रेटे टेस्टिस के बाद यह स्पर्म आगे की तरफ बढ़ेगा, जिसे बोलते हैं वास एफरेंसिया, वास एफरेंसिया। देखिए यह पाथवे भी आपको पता होना चाहिए। वास एफरेंसिया के बाद जो है यह ओपन होती है एपिडाइडमिस में, एपिडाइडमिस में। और जनरली एपिडाइडमिस वह जगह होता है जहां पर स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। अब मैच्योरेशन का क्या मतलब होता है, जनरली आप जानते हैं कि स्पर्म जो है उसकी हेड नेक बॉडी और टेल वाले पोर्शन होता है। तो टेल के द्वारा क्या होता है, तो मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट करना जो सीखता है वह स्पर्म, मूवमेंट करना जो मतलब टेल वाले पोर्शन के से, तो वह जनरली एपिडाइडमिस में होता है। तो एपिडाइडमिस में जनरली मैच्योरेशन होता है। अब एपिडाइडमिस के बाद जो है वास्ट डिफरेंस में यह जो है निकलेगा, वैसा डिफरेंस में, है ना, वैसा डिफरेंस के बाद जो है यह एजैकुलेटरी डक्ट में निकलेगा, है ना, एजैकुलेटरी डक्ट में बाहर निकलेगा, और देन जो है यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकलेगा।
यूरेथ्रा। तो ये जो है पाथवे होती है स्पर्म की, है ना। तो जनरली ये जो पोर्शन देख रहे हैं एपिडिडर्मिस, यहाँ पर क्या होता है तो स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया डेट इज बी। अब टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर जो है बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है तो इस स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑप्शन जो है नहीं होने वाली है। सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट अभी अभी मैंने बताया एक प्रोस्टेटिक जो है फ्लूइड का सेक्रेशन करता है, जो सीमन वॉल्यूम बनाने के लिए, सीमन वॉल्यूम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीमन वॉल्यूम में जो है इसका योगदान जो रहता है डेट इज 20 से 30%। मेन वॉल्यूम जो बनाता है वह सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा जो है 60 से 70% फ्लूइड का सेक्रेशन होता है जो सीमन बनाता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं रहने वाले। सेमिनल वेसिकल्स जो है यहाँ पर अभी अभी मैंने बताया, यह जो है टोटल सीमन का 60 से, 1 सेकंड प्लीज, टोटल सीमन का 60 से 70% जो है वॉल्यूम बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है डेट इज बी। क्लियर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज बी एपिडिडर्मिस। और एपिडिडर्मिस वह लोकेशन होता है जहां पर स्पर्म जो है वह क्या करेगा तो मैच्योर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया कॉमनली कॉज। बताइए बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। तो सॉरी यहाँ पर सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया होता क्या है। तो ये मान के चलिए यूरिनरी ब्लैडर है ना, जहां पर यूरिन आकर कलेक्ट होता है और यहाँ से क्या निकलता है तो यूरेथ्रा निकलता है। अब जनरली यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बिलो में, तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्लैंड सिचुएटेड होती है, उस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर सेल्स होगी, ये जो है सेल्स होगा, है ना। तो जनरली ओल्ड एज ग्रुप में, ओल्ड एज ग्रुप का मतलब है मान के चलिए कोई पर्सन जो है, कोई मेल पर्सन जो है वह 60 ईयर्स एबव हो गया, है ना, 60 ईयर्स जो है एबव हो गया, मतलब एल्डरली पर्सन। अब इसमें जो टेस्टोस्टेरोन, इसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लीडिंग सेल्स के द्वारा बनाया गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो लीडिंग सेल्स के द्वारा बनाया गया, यह जनरली अल्फा 5 रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है किसमें तो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, है ना, इसमें कन्वर्ट होने लगता है। अब यह डायहाइड्रोटेस्टोन ध्यान दीजिए कौन सी एंजाइम के प्रेजेंस में, तो वह एंजाइम का नाम है अल्फा 5 रिडक्टेज। समझिए बात को। नॉर्मली क्या होता है कि एडल्ट एज ग्रुप में इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उपयोग जो है वह स्पर्म बनाने के लिए यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन ओल्ड एज ग्रुप में, ओल्डर एज ग्रुप में यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है जब इसका काम नहीं होता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कोई यूटिलाइज नहीं होता, तो यह अल्फा 5 रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होना शुरुआत कर देता है ना। डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जैसे ही बना तो जनरली क्या होता है, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है कहां पर तो प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स के ऊपर, और प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स के पास जाकर यह डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाइंड हो जाएगा और यहाँ की सेल्स में हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया करवाएगा, खास करके हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। हाइपरप्लेजिया वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। अब मान के चलिए जैसे ही डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यहाँ पर बाइंड होगा तो यहाँ की जो सेल्स है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल्स है, इसमें हाइपरप्लेजिया मतलब ज्यादा सेल्स बनना शुरुआत हो जाएगा, और ज्यादा सेल्स बनने के कारण से जो है यह यूरेथ्रा जो आप देख रहे हैं, इस यूरेथ्रा पर क्या करने लगेगा तो कंप्रेसर डालना शुरुआत हो जाएगा। ऑब्वियस बात है ज्यादा सेल्स बन जाएगी। अब यह यूरेथ्रा जो है नैरो हो जाएगी, और नैरो होने के कारण से बताइए यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है क्या वह इजिली अब यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल पाएगा, तो नहीं सर, यहाँ पर जो है क्या हो गया तो नैरो हो गया। क्लियर है, यहाँ पर क्या हो गया नैरो हो गया, और नैरो होने के कारण से डिफिकल्टी इन यूरिनेशन की कंडीशंस दिखने को पेशेंट में मिलने वाली है। अच्छा, यहाँ पर जो हाइपरप्लेजिया हुआ है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के कारण से, इस कंडीशन को बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया की कंडीशन बोलते हैं, और इस कंडीशन में जो डिफिकल्टी आने वाली है डेट इज डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन। ध्यान दीजिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और कौन सा सेल्स तो सर्टोली सेल्स, है ना। तो ये ऑप्शन कोई भी लॉजिक यहाँ से नहीं है। हीमोपोटासिस, हेमोपोटासिस का मतलब होता है कि जैसे ही हेमोपोटासिस का, जैसे कि आपने खांसी किया तो खांसी में क्या आना, खून आना, तो यहाँ से कोई इसका लॉजिक नहीं है। सीवियर डायरिया, तो सीवियर डायरिया से भी इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज ए। क्लियर है। तो बीपीएच की कंडीशन में जो पेशेंट में दिक्कत दिखने को मिलने वाली है डेट इज डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही लिख कर चुका हूं,
कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? कोई मुझे बताएंगे आप लोगों में से? तो क्वेश्चन है HIV प्राइमरली अटैक विच सेल्स। HIV मुख्य रूप से किस सेल्स को अटैक करता है? पहला ऑप्शन है CD4 T लिम्फोसाइट्स, सेकंड ऑप्शन है RBC लाल रक्त कोशिका, थर्ड ऑप्शन है प्लेटलेट्स और फोर्थ ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो जनरली HIV वायरस जो है एक ध्यान दीजिए, रेट्रोवायरस जो जेनस है ना, या फैमिली की बात करें तो रेट्रोवेरिडी है ना, वहां से बिलोंग करती है। तो HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है यह जनरली सेक्सुअली रूट के द्वारा जो है पेशेंट में जो हेल्दी पर्सन में एंट्री करती है। अब जैसे ही यहाँ एंट्री किया सेक्सुअल रूट से है ना, या मतलब ब्लड रूट से भी कर सकता है। मान के चलिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है HIV वाले और उसका निडिल जो है दूसरे पर्सन को ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ गया, तो इससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है HIV वायरस। तो जनरली HIV वायरस जैसे ही ट्रांसमिशन हुआ तो सबसे पहले यह अपना जो टारगेट सेट करता है वह करने वाला है CD4 सेल्स। CD4 सेल्स का दूसरा नाम तो हेल्पर टी सेल्स। तो जनरली आप लोग जानते होंगे कि HIV के कारण से एक बीमारी होती है, एक इसी का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म जिसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अब जनरली होता क्या है, तो HIV की कंडीशन में HIV यह जो है हमारी WBC के अंदर एक सेल्स है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स में भी एक अलग टाइप की सेल्स है जिसका नाम है हेल्पर टी सेल्स या CD4 सेल्स। हेल्पर टी सेल्स या CD4 सेल्स। तो जनरली HIV वायरस जो है यह हेल्पर टी सेल्स को ही क्या करता है, तो अटैक करता है और हेल्पर टी सेल्स की लेवल को डिक्रीज करता है। नॉर्मल हेल्पर टी सेल्स का जो काउंट होता है वह 500 से 1500 पर क्यूबिक mm होता है। जनरली यह लेवल नॉर्मल होता है, लेकिन अगर HIV का इन्फेक्शन काफी लंबा हो जाए तो इसका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म जो एड्स होती है, और एड्स की कंडीशन में यही CD4 सेल्स का काउंट जो है वह 200 पर क्यूबिक mm से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जनरली मैंने आप लोगों की इसकी फंक्शंस भी पढ़ाया था, बताया था आज के क्लास में ही कि CD4 सेल्स जो है वह सबसे पहली बात, CD4 सेल जो है किसको याद दिलाएगा इन्फेक्शन होगा तो जनरली यह किलर टी सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स का ही टाइप्स है। और सेकंड जो है यही टी हेल्पर सेल जो है यह किसको बताएगा, तो प्लाज्मा सेल्स जो बी लिम्फोसाइट्स का टाइप है, प्लाज्मा सेल्स को स्टिमुलेट कर और वहां से जो है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करवाएगा। अब बताइए, मान के चलिए किसी पर्सन में CD4 सेल्स का काउंट कम हो गया, क्या बताइए कोई भी इन्फेक्शन होगा तो क्या इन्फेक्शंस की कंडीशन में क्या यह टी हेल्पर सेल्स उतना ज्यादा काउंट है कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवा दे प्लाज्मा सेल्स, मतलब बी लिम्फोसाइट्स के प्लाज्मा सेल से, या किलर टी सेल्स को एक्टिवेट कर सके? तो सर नहीं हो पाएगा प्रॉपर, और पेशेंट में जो है इन्फेक्शन की चांसेस जो है वह क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए एड्स की जो कंडीशन होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होती है, इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। कारण क्या है अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन का, कि तमाम प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावनाएं जो है वह बढ़ जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या जाने वाला है, डेट इज ए। तो CD4 सेल्स जो टी लिम्फोसाइट्स सेल्स का मतलब जो है टाइप्स है, RBC नहीं रहने वाला है, प्लेटलेट्स नहीं रहने वाला है, न्यूट्रोफिल्स नहीं रहने वाला है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में कि एड्स की कंडीशन में कौन सा सेल्स जो है 200 से कम हो जाएगा या CD4 सेल्स कितने से कम हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 200 पर क्यूबिक mm। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन है डेंगू इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय। बताइए डेंगू जो है मुख्य रूप से किस मस्क्यूटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है? बताइए कौन सा मस्क्यूटो है जो डेंगू का ट्रांसमिशन करता है? डेंगू क्या है, एक वायरस है ना। डेंगू वायरस का ट्रांसमिशन के लिए कौन सा मस्क्यूटो रिस्पॉन्सिबल है? तो चलिए, डेंगू के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे, और डेंगू वायरस जो है ध्यान दीजिए, डेंगू वायरस को जो ट्रांसमिशन करने वाले एक मस्क्यूटो है जिसका नाम है फीमेल एडिज एजिप्टाई। यहां पर मैं पूरा नाम लिखता हूं, सबसे उसका नाम है ना, फीमेल एडिज एजिप्टाई है ना, ये पूरा नाम है मस्क्यूटो का। अब मान के चलिए यह जो है इसका मेल वर्जन भी आता है, फीमेल, यहां पर मैं लिखा फीमेल है ना, यहां पर फीमेल लिखिएगा आप लोग, है ना, फीमेल एडिज एजिप्टाई। अब इसका मेल वर्जन भी होता है। तो जनरली मेल एडिज एजिप्टाई जो है वह अपने न्यूट्रिशंस के लिए जनरली फूलों का रस उपयोग करता है ना।
तो जनरली फूलों का रस उपयोग होने के कारण से यह जो है ह्यूमन बीइंग्स को बाइट नहीं करता है। लेकिन फीमेल एडिज एजिप्टाई को एक का प्रोडक्शन करना है और एक की प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर चाहिए इससे एक अमीनो एसिड या प्रोटीन जिसका नाम है आइसोल्यूसिन, है ना। अब आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड या प्रोटीन जो है यह पाया जाता है ह्यूमन बीइंग्स की ब्लड में। अब ऑब्वियस बात है यह मस्कीटो को एग प्रोडक्शन करना है तो क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कौन सा, आइसोल्यूसिन। तो यह जो है ध्यान दीजिए, यह जो है सभी पर्सन में किसी भी पर्सन को बाइट कर सकता है। अब मान के चलिए वह उस पर्सन को बाइट किया जिस पर्सन को क्या है, तो डेंगू का इन्फेक्शन है। अब डेंगू का इन्फेक्शन होगा, ऑब्वियस बात है उन्होंने आइसोल्यूसिन प्रोटीन के लिए उस पर्सन को बाइट किया, लेकिन जब सकिंग किया ब्लड का तो साथ साथ जो है उस ब्लड में से डेंगू वायरस भी उस मस्क्यूटो के अंदर आ गया। अब यह मस्क्यूटो जो है फिर दूसरे दिन वही बात जो है आइसोल्यूसिन के लिए किसी हेल्दी पर्सन के पास गया और उसको बाइट कर लिया। जैसे ही बाइट किया तो उस कंडीशन में वह डेंगू वायरस जो मस्क्यूटो के अंदर था, जो उस पर्सन से आकर और मस्क्यूटो के अंदर था, और उस मस्क्यूटो का क्या नाम है, फीमेल एडिज एजिप्टाई, यह जो है हेल्दी पर्सन के शरीर में डाल देगा। अब ऑब्वियस बात है जैसे ही डेंगू वायरस जो है वहां पर जाएगा तो फिर वहां पर अपना जो है जो भी इन्फेक्शन की कंडीशन है वो करना शुरुआत करेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो एडिज एजिप्टाई, है ना। फीमेल एडिज एजिप्टाई, मेल एडिज एजिप्टाई नहीं जाएगा, क्योंकि फीमेल एडिज एजिप्टाई को क्या चाहिए, तो एक प्रोडक्शन के लिए एक प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन के कारण से जो है यह ट्रांसमिशन करने का काम करता है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डेट इज बी, है ना। एनोफिलिज, तो एनोफिलिज जनरली मलेरिया के लिए, है ना, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ऑप्शन सब नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया डेट इज बी। तो ये बात क्लियर हो गया कि फीमेल एडिज एजिप्टा ही क्यों हुआ। तो एक बात क्लियर रखना है, फीमेल एडिज एजिप्टा का लॉजिक याद रखना है, क्योंकि उसे जो है एक प्रोडक्शन करना है और एक प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, तो आइसोल्यूसिन प्रोटीन चाहिए। और आइसोल्यूसिन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, तो ह्यूमन बींग्स के ब्लड में पाया जाता है। जनरली यह फीमेल एडिज एजिप्टाई जो है, ध्यान दीजिए, यह दिन के वक्त ही काटता है ना, दिन के वक्त ही ट्रांसमिशन करता है। और यह सबसे ज्यादा जो फलता फूलता है यह क्लीन वाटर में है ना। क्लीन वाटर में जैसे कि वाटर कूलर हो गया, है ना, सॉरी, कूलर वाले जो टैंक हो गया उसमें हो गया, या कोई पुराने टायर पड़ा हुआ है बारिश में उसमें पानी है तो उसमें भी हो सकता है ना, कहीं पर पानी जमा हुआ है तो वहां पर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डेट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है विच एंटी टीबी ड्रग्स कैन कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस के लिए कौन सा एंटी ट्यूबरकुलोसिस वाले ड्रग्स, तो जनरली फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो जनरली ऑप्टिक न्यूराइटिस, अब ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब क्या है, तो आप जानते हैं कि ध्यान दीजिए, जो आपकी आइज है, आइज से इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाता है, तो ऑप्टिक रीजन में, है ना, ऑप्टिक रीजन में, ऑक्सीपिटल लोब में जाती है, ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में। क्योंकि आइज का जो मतलब जो सेंटर होता है, ध्यान दीजिए, वह कहाँ पर होता है, ऑक्सीपिटल लोब में होता है। तो जो न्यूरॉन लेके जाती है, अब मान के चलिए पेशेंट को हुआ है ट्यूबरकुलोसिस, और ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में पेशेंट को चला इथाम्ब्यूटॉल। अब इथाम्ब्यूटॉल क्या करता है, तो वह जो न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है उसमें क्या कर देता है, तो ध्यान दीजिए, उसके माइलिन शीट को जाकर डैमेज पहुंचा देता है ना। माइलिन शीट जैसे ही डैमेज होगा तो ऑब्वियस बात है उस कंडीशन को बोलेंगे ऑप्टिक न्यूराइटिस। और ऑप्टिक न्यूराइटिस के कंडीशन में पेशेंट में ब्लड विजन देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज सी। अगर आपसे पूछे कि किसी पर्सन को एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग चल रहा है और उसका यूरिन जो है वो रेड कलर की हो रही है, तो इसका आंसर जाने वाला है डेट इज ए, है ना। इसका आंसर जाने वाला है, अगर यूरिन कलर रेड आ रही है तो दैट इज रिफार्मसिन के कारण से। एसोनिया जिड जो होती है, एसोनिया जिड के कारण से क्या होगा, तो एसोनिया जिड के कारण से जनरली पेरीफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन देखने को मिलने वाली है। इस कंडीशन में पेशेंट को साथ में विटामिन B6 भी सप्लीमेंट के तौर पर देने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज सी। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का, हालांकि इस क्वेश्चन का मैं आंसर जो है पहले ही लिख कर चुका हूं, कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाने वाला है। क्वेश्चन है विच सेल आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अच्छा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। अच्छा, जनरली लिम्फोसाइट जो है दो प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट्स जो है वह दो टाइप्स की होती है। पहला लिम्फोसाइट्स दैट इज बी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, बी लिम्फोसाइट्स के पास भी एक सेल्स होती है जिसका नाम है प्लाज्मा सेल्स, है ना, प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स जनरली किसका फॉर्मेशन करता है, तो एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। सेकंड टाइप की जो लिम्फोसाइट्स होती है डेट इज टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, है ना।
टी लिम्फोसाइट्स में भी अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, जिसका नाम है किलर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, या इसी का दूसरा नाम है CD8 सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स। सेकंड टाइप की सेल्स जो होती है, अभी अभी मैंने बताया, जो HIV इन्फेक्शन द्वारा होता है इफेक्टेड, दैट इज हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, या इसी का दूसरा नाम है CD4 सेल्स, है ना। और भी टाइप की सेल्स होता है, सप्रेसर भी होता है, मेमोरी टी सेल्स भी होता है। अब क्या होने वाला है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेल मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड का मतलब यह होता है, मान के चलिए यह सेल्स है, अब सेल्स के अंदर मान के चलिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खास करके वायरस, वायरस जैसे मान के चलिए इंटर करके और सेल्स के अंदर है। अब सेल्स के अंदर यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो घुस के मारेगा, सेल्स के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा, उसे बोला जाएगा सेल मीडिएटेड। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वह रहने वाला है टी लिम्फोसाइट्स। अब सेल्स के बाहर जो ये जगह देख रहे हैं, सेल्स के बाहर अगर मान के चलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो किल करने का जो काम करेगा वह एंटीबॉडीज और बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा किया जाएगा। तो इसे जो है बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा जनरली ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। ह्यूमोरल का मतलब होता है फ्लूइड। तो ये जनरली आप जो देख रहे हैं सेल्स के बीच में जो स्पेस देख रहे हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें फ्लूइड होता है, दैट इज टिश्यू वाले फ्लूइड, है ना। तो यहाँ पर जो वायरस प्रेजेंट होगा, तो इसे वायरस या बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, उसे मारने का जो काम करेगा सेल्स के बाहर, दैट इज एंटीबॉडीज, और सेल्स के अंदर जो होगा दैट इज कौन सा, तो टी लिम्फोसाइट्स का टी किलर सेल्स जनरली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है दैट इज बी, बी लिम्फोसाइट जो है सेल्स के बाहर। तो यहाँ पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के रिगार्डिंग में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हमेशा रहती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो वह जाने वाला है टी लिम्फोसाइट्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करें तो वह जाने वाला है बी लिम्फोसाइट्स। आरबीसी क्या करता है, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके सेल से टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है, ये ऑप्शन नहीं होगी। और प्लेटलेट जो है ब्लड, ध्यान दीजिए, ब्लड जो कहीं पर लीक हो रही है या हेमरेज की कंडीशन हो रही है, तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया दैट इज बी। तो ये जो था आज की क्लास की आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है आज की क्लास के रिगार्डिंग में, तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। आज और अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।